हेलो दोस्तों, मैं यशवंत कुमार आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनन्या अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग पिछली कक्षाओं से बुद्धि के बारे में पढ़ रहे थे, बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया। अब हम लोग बात करते हैं बुद्धि मापन पर, ठीक है। चूँकि इसके जितने प्रमुख सिद्धांत थे उसका अध्ययन हम सब कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे बुद्धि के मापन पर, और बुद्धि के मापन पर जाने से पहले हम लोग बुद्धि मापन के इतिहास पे थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे कि किस तरीके से बुद्धि मापन की शुरुआत हुई, बुद्धि मापन में जो प्रयुक्त विभिन्न तकनीकें हैं वो उनको किसने दिया, ठीक है। चूँकि दोस्तों बुद्धि एक अमूर्त चर है, इसका भौतिक मापन किया जाना संभव नहीं है। क्योंकि देखिए, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन तो काफ़ी समय से प्रचलित है। भिन्न भिन्न चरों का जो मापन होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मनोविज्ञान में, तो जो मनोविज्ञान में जो चर होते हैं वो होते हैं आपके अमूर्त। इन अमूर्त चरों के मापन के लिए विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बुद्धि है, व्यक्तित्व है, रुचि है, बहुत सारे ऐसे मनोविज्ञान में चर हैं, संवेग है। तो इनके मापन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। बुद्धि मापन का जो सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयास था वो बिने ने किया अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर के। बिने ने 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि को मापने का प्रयास किया। ऐसा नहीं है कि बिने ने पहली बार प्रयास किया, बिने से पहले भी बुद्धि को मापन करने के लिए बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिक उस मापन से संभव ना हो सके और इसलिए वो मापन को व्यवस्थित रूप भी नहीं दे पाए थे। लेकिन जब बिने ने 1905 में बुद्धि का मापन किया तो अब तक के जो बुद्धि मापन थे या बुद्धि परीक्षण थे, उन परीक्षणों में सबसे अधिक व्यवस्थित, वैज्ञानिक, विश्वसनीय एवं वैध परीक्षण था। इसीलिए बुद्धि परीक्षणों की शुरुआत सन 1905 से मानी जाती है। और किसके द्वारा? बिने के द्वारा। बिने ने यह परीक्षण अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर किया था। तो इसीलिए अक्सर जो है पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न आता है कि बुद्धिमापन का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, बुद्धिमापन का जनक बिने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बुद्धि का प्रथम व्यवस्थित मापन की शुरुआत बिने ने ही किया था, इसलिए इन्हें बुद्धिमापन का या बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है। तो इन्होंने सबसे पहले मानसिक परीक्षण शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? मानसिक, एक प्रश्न आता है बुद्धि परीक्षणों में, एक आता है मानसिक परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के लिए मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपका आ जाएगा आरवी कैटल, ठीक है। आपका रहेगा आरवी कैटल। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इसके, कि बुद्धि परीक्षणों का जनक किसे कहा जाता है? बिने को कहा जाता है। बुद्धि परीक्षण में मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किसने किया? तब उसका उत्तर होगा कैटल ने। क्योंकि कैटल पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 1890 में ही, आपके 1890 में, ठीक है, बुद्धि परीक्षणों के लिए या के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? मानसिक परीक्षण। यह प्रश्न आपके यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जा चुका है, पीजीटी में अक्सर आता है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 2 बार पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के टर्म आप जरूर याद करेंगे। फिर दूसरा आता है मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु। आप फार्मूला देखे होंगे बुद्धि परीक्षण का, तो उसमें मानसिक आयु एवं वास्तविक आयु का बुद्धिलाभि के अनुपात के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसको अनुपात के रूप में प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न ने। देखिए, मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु को अनुपात के रूप में प्रयोग करने का सुझाव, ठीक है। आपका प्रश्न आता है कि मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु
को अनुपात के रूप में प्रयोग करने का सुझाव किसने दिया? आपका ये प्रश्न आता है। तो ये दिया था किसने? स्टर्न ने। स्टर्न ने दिया था। कब दिया था? 1911 में। जो वर्तमान में बुद्धि परीक्षणों का जो सूत्र है वो उसमें मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु को आईक्यू के अनुपात के रूप में प्रयोग किए जाने का सुझाव स्टर्न ने दिया है। ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि इन्होंने तो सिर्फ सुझाव दिया था। अब बिने का जो बुद्धि परीक्षण था वो एक निश्चित आयु समूह के लोगों के लिए था। ऐसा नहीं था कि ये परीक्षण किसी भी आयु समूह के लोगों पर किया जाए, ऐसा नहीं था। तो इनका जो बुद्धि परीक्षण था वो स्पेशली 2 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। ठीक है। बिने ने अपने जीवन काल में जो है 3 परीक्षणों का निर्माण किया। बिने का पहला बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था 2005 में। ठीक है ना। बिने ने अपने बुद्धि का परीक्षण सर्वप्रथम कब किया? 1905 में। ठीक है। 1905 में किया। अब 1905 में जब किया तो इसीलिए इसकी शुरुआत भी 1905 में मानी जाती है। इन्होंने अपना द्वितीय बुद्धि परीक्षण कब किया? 1908 में। ठीक है। इन्होंने अपना तीसरा बुद्धि परीक्षण कब किया? 1911 में। ठीक है। तो पहला परीक्षण 5 में, दूसरा 8 में, तीसरा 11 में। और 1911 में ही बिने की मृत्यु हो गई थी क्योंकि बिने अपना चौथा बुद्धि परीक्षण बना रहे थे। अब ये लिखिए, बिने की मृत्यु हुई थी 1911 में। चूँकि बिने जब तीसरे बुद्धि परीक्षण का निर्माण अपना करते हैं तो उसके बाद वो उस परीक्षण से संतुष्ट नहीं थे। वे इसको और भी व्यवस्थित तरीके से इसको करना चाहते थे। क्योंकि उसी समय 1911 में ही इन्होंने स्टर्न ने सुझाव दिया था मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संप्रत्यय को यूज़ करने के लिए अनुपात के रूप में। तो ये उसमें मॉडिफिकेशन चाहते थे और बुद्धि परीक्षणों पर काम करने लगे चतुर्थ बुद्धि परीक्षण बनाने के लिए। तो उन्होंने इतनी अधिक मेहनत कर दिया उसमें कि वो बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। तो इनसे संबंधित जो अगर डेट की बात करते हैं बिने के, तो वो 3 डेट उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो उन्होंने अपने प्रथम बुद्धि का निर्माण कब किया? प्रथम बुद्धि परीक्षण का 1905 में, द्वितीय 1908 में, तृतीय 1911 में, और बिने की मृत्यु भी 1911 में हुई थी। ठीक है। तो बिने का जो पहला बुद्धि परीक्षण था वो 2 से 14 वर्षों के लिए था, और उसके बाद जो दूसरा बुद्धि परीक्षण था वो 3 वर्ष से 13 वर्ष तक के बच्चों के लिए था। तो अमेरिका में टर्मैन व उनके सहयोगियों ने सन 1916 में, 1937 में तथा 1960 में बिने के बुद्धि परीक्षण को फिर से किया। और जो स्टर्न ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात का जो सुझाव दिया था उसका उन्होंने उस परीक्षण में इस्तेमाल किया। तो इसीलिए उस परीक्षण को स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किसे कहा जाता है। जिस प्रकार से देखा कि बिने ने 3 प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उनकी मृत्यु के पश्चात अमेरिका में मनोवैज्ञानिक टर्मैन थे, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ बिने के ही परीक्षणों को मॉडिफाई करके प्रस्तुत किया। तो उनके परीक्षणों को उन्होंने 3 बार किया। मैं उसको लिख देता हूँ, आप लोग लिखिएगा। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो ये क्या था कि बिने की मृत्यु के बाद बिने के ही परीक्षणों को परिमार्जित करके व्यवस्थित किया गया था। और स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ही पहला वह परीक्षण था जिसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु के संप्रत्यय को आईक्यू के अनुपात के रूप में
प्रयोग किया गया था। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। अगर जैसे आप पढ़ते हैं कि बुद्धि परीक्षण, प्रथम बुद्धि परीक्षण की रचना कब हुई, 1905 में, तो ये प्रश्न आता है कि पहली बार वास्तविक आय और मानसिक आय के संप्रत्यय का प्रयोग एक अनुपात के रूप में कब किया गया। तो आप ये ना कंफ्यूज होइएगा कि 1905 में ये परीक्षण हुआ तो 1905 में भी इसका प्रयोग किया गया होगा। ठीक है, इसका प्रयोग किया गया सबसे पहले 1916 में। कब? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण में, 1916। तो ये परीक्षण क्या हुआ, 3 बार परिभाषित किया गया। ठीक है, पहला परीक्षण कब था, 1916 में। ठीक है, इनका जो पहला परीक्षण था वो क्या था, 1916 में। दूसरा इनका परीक्षण कब था, दूसरा था 1937 में। और तीसरा परीक्षण इनका क्या था, 1960 में। देखा कि स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण 3 बार किया गया। पहला 1916 में किया गया, दूसरा 1937 में किया गया, तीसरा 1960 में किया गया। तो अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में ये किया गया था परीक्षण, और इसको किया किसने था, टर्मैन व सहयोगियों ने। ठीक है, टर्मैन व सहयोगियों ने। और किया कहाँ था, अमेरिका में। ठीक है, कितनी बार किया था, 3 बार किया था। और यही परीक्षण आज भी सर्वमान्य है। ठीक है, तो हम इसमें कई जो मुख्य बिंदु हैं इनको अच्छे से याद कर लेते हैं कि बिने के परीक्षणों को ही मॉडिफाइड करके क्या बनाया गया था, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। ठीक है, इसको किसने किया था, टर्मैन व उनके सहयोगियों ने। और कितनी बार किया था, 3 बार किया था। ठीक है, ये पहली बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार। ये तीनों बार में इन्होंने कुछ न कुछ प्रश्नों में हेर फेर किया और उसमें सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसमें कुछ बदलाव किया। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि जो बुद्धि परीक्षणों का इतिहास रहा है वो काफ़ी पुराना नहीं है। और ऐसे अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में भी बुद्धि का परीक्षण होता था, लेकिन उसका स्वरूप कुछ दूसरा था। लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण की बात किया जाए तो इसकी शुरुआत व्यवस्थित रूप से सन 1905 मानी जाती है। ठीक है, और इसमें भी इसका जो कंप्लीट इतिहास है 1960 से काफ़ी स्पष्ट हो जाता है, जब स्टैनफोर्ड परीक्षणों का जो तीनों प्रारूप आया, तीनों फॉर्मेट में, अब वो काफ़ी सुधरे हुए रूप में आई है। भारत में भी बिने के बुद्धि परीक्षणों का अनुकूलन किया जा रहा है। उमा चौधरी ने भी इसको किया था। उन्होंने जितने इनके फॉर्मेट हैं सारे फॉर्मेट का भारतीय अनुकूलन किया था। दोस्तों, भारतीय अनुकूलन का मतलब ये होता है कि अगर कोई परीक्षण है उनके प्रश्नों का स्तर वही रहता है, लेकिन प्रश्नों की जो विषय वस्तु होती है यहाँ के सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार उन प्रश्नों को बदल दिया जाता है ताकि बालक उन बातों को समझ पाए। तो इसी को कहते हैं भारतीय अनुकूलन करना। ठीक है, परीक्षण उन्हीं का रहेगा, स्केलिंग का तरीका, सारी चीज़ें उन्हीं का रहेगा, लेकिन बस उसके परिवेश के अनुसार प्रश्नों को बदल दिया जाता है। यहाँ तक कि कठिनाई स्तर भी वही रहता है। ठीक है, एक जो अलग प्रश्न आता है आधार वर्ष, जो बुद्धि परीक्षण होता है उसमें एक अक्सर जो है टर्म यूज़ किया जाता है कि आधार वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, ये प्रश्न भी जो है 3 बार रिपीट किया जा चुका है कि आधार वर्ष किसे कहते हैं। ठीक है, किसको, आधार वर्ष, इसको इंग्लिश में कहते हैं BASALYEAR, बेसल ईयर। ठीक है, तो कोई भी बालक जिस आयु स्तर के सभी प्रश्नों को भली प्रकार से हल कर लेता है उसे उस बालक का आधार वर्ष कहा जाता है।
बुद्धि परीक्षण में जैसे कोई बालक 8 वर्ष का है तो सबसे पहले उसे 5 वर्ष के बच्चे की प्रश्नावली दिया जाएगा, एक ऐसी बुद्धि मापन की प्रश्नावली दी जाएगी या ऐसे कार्य दिए जाएंगे, बुद्धि परीक्षण उसको दिया जाएगा 5 वर्ष का। तो अगर वो सफलतापूर्वक 5 वर्ष के बच्चे का हल कर लेता है तो उसे 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष इस तरीके का दिया जाएगा। तो जैसे कोई 8 वर्ष का बालक है और वो 8 वर्ष के बच्चे के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को सफलतापूर्वक उसके सारे प्रश्नों को वो हल कर लेता है, तो कहा जाता है कि इस बालक का जो आधार वर्ष है वो 8 वर्ष का है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने आयु स्तर के बच्चों से कम प्रश्न हल कर पाते हैं, और कुछ होते हैं कि अपने आयु वर्ष से ऊंचे बच्चों वाले प्रश्न भी कर लेते हैं। जैसे कोई बच्चा 8 साल का है तो वो 6 साल या 7 साल के बच्चे का, मान लीजिए 7 साल के तक के बच्चों का जो बुद्धि परीक्षण है उसके सभी प्रश्नों को हल कर ले रहा है, लेकिन 8 वर्ष का वो खुद है। जब 8 वर्ष तक के बच्चे का जो बुद्धि परीक्षण उसे दिया जाता है तो वह सभी प्रश्नों को हल नहीं कर पाता। तो हम क्या कहेंगे कि उसका जो आधार वर्ष है वो 7 वर्ष का है। भले ही बालक की जो वास्तविक आयु है वो 8 वर्ष हो, लेकिन उसका जो बेसल ईयर या उसका जो आधार वर्ष होता है वो 7 वर्ष रहेगा। अगर बालक 8 वर्ष का है और 10 वर्ष के बच्चे के बुद्धि परीक्षणों को वो आसानी से कर लेता है, सफलतापूर्वक कर लेता है, सारे प्रश्न सही हो जाते हैं, तो उस 8 वर्ष के बालक का आधार वर्ष जो होता है वो कितने साल का हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। तो जैसे अगर कोई प्रश्न आता है कि एक बालक जो 10 वर्ष का है और 11 वर्ष या 12 वर्ष के बच्चे के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण के सभी प्रश्नों को सफलतापूर्वक हल कर लेता है, तो उस बालक का आधार वर्ष ज्ञात कीजिए। इस तरीके से प्रश्न घुमा के आता है। तो वहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको सीधा सीधा ये लॉजिक लगाना है कि बालक जिस आयु वर्ष के सभी प्रश्नों को हल कर लेता है वही उसका आधार वर्ष होता है। तो अब यहाँ बालक 12 वर्ष के लिए बनाए गए बुद्धि परीक्षण को सफलतापूर्वक हल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर बालक का जो आधार वर्ष हो जाएगा वो 12 वर्ष हो जाएगा। बालक की जो वास्तविक आयु है कितने वर्ष की है उससे मतलब नहीं होता। आधार वर्ष का संबंध इस बात से होता है कि वह कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाए गए प्रश्न को सफलतापूर्वक कर ले रहा है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट में यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। आधार वर्ष पे, अगर आधार वर्ष पे प्रश्न आता है तो यहाँ इस बात को आप अपने दिमाग में रखिए कि जिस आयु वर्ग के सभी सवाल को बालक हल कर लेता है वही उसका आधार वर्ष हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षणों में आगे बढ़ते हैं कि बिने के बुद्धि परीक्षण के बाद, स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण के बाद कौन सा ऐसा परीक्षण था जो मनोविज्ञान जगत में हुआ। तो उसमें 2 परीक्षणों का नाम विशेष रूप से आता है। एक होता है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। ठीक है, और आर्मी गामा। ठीक है, 2 बुद्धि परीक्षण हुए, आर्मी अल्फा और आर्मी गामा। ठीक है, और कहीं कहीं आर्मी बीटा का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें आप बीटा भी लिख सकते हैं, कुछ किताबों में गामा दिए। ठीक है, तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण, आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण। तो जो आर्मी अल्फा था ये क्या था? वर्बल था। वर्बल का मतलब होता है शाब्दिक, शाब्दिक। ठीक है, ये क्या था? नॉन वर्बल था, अशाब्दिक था। देखिए दोस्तों, क्या था कि विश्व युद्ध में काफ़ी संख्या में सैनिकों की ज़रूरत थी, तो ऐसे में व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के आधार पर अगर सैनिकों का बुद्धि परीक्षण करके उनको सेना में भर्ती किया जाता तो उसमें बहुत समय लगता, चूँकि युद्ध चल रहा था। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने अमेरिका की मदद करने के लिए आर्मी अल्फा और आर्मी जो है गामा ओ बीटा परीक्षण का निर्माण किया। अब कब निर्माण किया? प्रथम विश्व युद्ध के समय। क्यों किया? सैनिकों के चुनाव के लिए। अक्सर प्रश्न आता है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षणों का निर्माण कब किया गया? तो आप कहेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया गया। ठीक, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा के निर्माण का क्या उद्देश्य था? तो उसमें रहेगा सैनिकों का चयन। ये सैनिकों के चयन करने के लिए किया गया था
किस प्रकार के बुद्धि परीक्षण थे? सामूहिक थे। चाहे आर्मी अल्फा हो चाहे आर्मी बीटा हो, दोनों बुद्धि परीक्षण कैसे थे? सामूहिक थे। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण उनके लिए था जो अंग्रेजी भाषा जानते थे या पढ़े लिखे थे, और आर्मी बीटा परीक्षण उन सैनिकों के लिए था जो पढ़े लिखे नहीं थे या उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, और दोनों परीक्षण कैसे थे? सामूहिक प्रकृति के थे। ठीक है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दोनों बुद्धि परीक्षण कैसे थे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण ऐसे परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें एक साथ कई लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जा सके। और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दोस्तों उन परीक्षणों को कहा जाता है जिसमें एक साथ एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जाए, वो व्यक्तिगत होता है, और जब एक साथ कई लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है वो सामूहिक होता है। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा के बारे में जो फैक्ट हैं उसको जान लीजिए। ठीक है, पहला फैक्ट क्या है कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा परीक्षणों का क्या निर्माण किसने किया? हेनरी ओटिस। आप इसके बारे में फैक्ट नोट करिए कि आखिर इससे रिलेटेड फैक्ट हैं क्या। पहला कि आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा, जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखते हैं बना था, उसका निर्माण किसने किया था? ठीक है, तो आपकी बात क्या आती है? हेनरी ओटिस ने। पहला प्रश्न है। दूसरा, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। दोनों का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ, दोनों को हेनरी ओटिस ने बनाया, और दोनों ही कैसे थे? सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। ठीक है, ये कैसे थे? सामूहिक, ये लिखा हुआ है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे। ठीक है, आर्मी, तो आप देखिए तीन बातें। प्रथम विश्व युद्ध, देखिए तीन बातें हो गई आपकी कि पहली बात तो प्रथम विश्व युद्ध के समय बनाई गई, दूसरी बात हेनरी ओटिस द्वारा बनाई गई, तीसरी बात ये तीनों ही सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये दोनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, चौथी बात क्या है? आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण शाब्दिक है और आर्मी बीटा बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक है। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण उन लोगों के लिए था जो पढ़े लिखे थे या जिन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। आर्मी बीटा परीक्षण उनके लिए था जो पढ़े लिखे नहीं थे या जो पढ़े लिखे थे लेकिन उन्हें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं था, वो किसी अन्य देश के थे, विदेशी थे, वो सेना में आए थे, तो उनके लिए आर्मी बीटा। ठीक है, तो इन परीक्षणों के द्वारा मनोवैज्ञानिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका की सेवा की। ठीक है, अब हम आते हैं, बात करते हैं कि दूसरे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तो दूसरे विश्व युद्ध में भी दोस्तों एक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। आपको जानना चाहिए, कभी कभी उसके बारे में पूछता है। द्वितीय विश्व के साथ आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण क्या था? आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये इसका निर्माण जो था वो किया गया, कब किया गया? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। ठीक है, तो अक्सर प्रश्न आता है कि इसका निर्माण कब किया गया, तो इसका निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया गया। और अगली बात ये कि ये दोनों जो परीक्षण थे, ये चाहे आर्मी अल्फा हो, आर्मी बीटा हो, आर्मी सामान्य बुद्धि परीक्षण हो, तीनों के तीनों जो परीक्षण थे वो कैसे थे? सामूहिक प्रकृति के थे। किस लिए सामूहिक प्रकृति के थे? क्योंकि उस समय इतना समय नहीं था कि एक एक व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण करते फिर उसे सेना में शामिल करते, इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने समय की बचत करने के लिए, सुविधा के लिए तीन परीक्षणों का प्रयोग किया। तीनों के तीनों सामूहिक बुद्धि परीक्षण थे, चाहे वो शाब्दिक हों चाहे अशाब्दिक हों, लेकिन वो थे कैसे? सामूहिक परीक्षण थे। तो जैसा कि हमने बताया था कि भारत में भी सन 1922 में लाहौर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर C.H. राइस थे, उन्होंने इसका भारतीय अनुकूलन किया। ठीक है, और भारतीय अनुकूलन करके भारत में भी बुद्धि परीक्षण की क्रांति की शुरुआत किया मनोविज्ञान में। आज भी बुद्धि परीक्षण के क्षेत्रों में
कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद, जो कि भारत की प्रथम मनोवैज्ञानिक शाला है, वो इस क्षेत्र में काफ़ी सराहनीय कार्य कर रही है और आज भी वह मनोविज्ञान के विकास में नए नए अनुसंधान का कार्य कर रही है। ठीक है दोस्तों, अपने यहाँ सामान्य रूप से जो परीक्षण होते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब जो ऐसे पूछा जाता है कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो अब उसमें 2 तरह की बातें होती हैं। एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, ठीक है, और दूसरा क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या है, जिसमें एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति के बुद्धि का परीक्षण किया जा सके, और सामूहिक वो है जिसमें एक साथ कई लोगों का बुद्धि परीक्षण किया जा सके। ठीक है, तो इनको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनमें है शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, ये भी शाब्दिक और अशाब्दिक है, अशाब्दिक। ठीक है, तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक, वर्बल नॉन वर्बल। सामूहिक बुद्धि परीक्षण भी 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। ठीक है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ किताबों में इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है कि बुद्धि परीक्षण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कैसे किया जाता है इसका क्लासिफिकेशन? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। तो इस तरीके से बुद्धि परीक्षणों को 4 भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, तो मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश द्वारा जो भाटिया द्वारा बुद्धि परीक्षण बनाया गया है वह भारत में काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक है, बुद्धिमापन के इतिहास को हम अगर देखें तो उनको जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अगर पूरे विश्व के जो बुद्धि का मापन किया जाता है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है विनय पूर्व काल, ठीक है, दूसरा है विनय काल, तीसरा है विनय उत्तर काल। इस समय विनय उत्तर काल ही चल रहा है, ये तीसरा काल है। इन्हीं तीनों काल में ये विनय पूर्व काल का जो इतिहास है उसमें बुद्धि को व्यवस्थित रूप से मापन नहीं संभव हो पाया था, लेकिन अपने तरीके से विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब विनय काल आया, विनय काल की शुरुआत 1905 में हुई। ठीक है, तो 1905 के जो पहले का समय था वो आपका विनय पूर्व काल का था। 1905 का जब समय हुआ तो वो विनय काल हो गया। इनकी मृत्यु के बाद स्टैनफोर्ड विनय जब परीक्षण बना तो विनय उत्तर काल के नाम से वहाँ जाना गया। तो विनय काल से लेकर के विनय उत्तर काल तक का जो समय है यह मनोविज्ञान में बुद्धि के मापन के व्यवस्थित इतिहास रहा। और वर्तमान में जो बुद्धि परीक्षण प्रचलित हैं वो किसी भी देश में हैं, इनका आधार यही बुद्धि परीक्षण है। अब हम कुछ शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का चर्चा जो है अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।